ठीक है। योगेंद्रा, स्नेहा, आर्यन। 7:15 कैसे ले गया बेटा? क्या ना कि 7 ना ज़्यादा जल्दी हो रहा था, 7:15 रहता है ना तो थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है। तो उसमें मान लो कि बंदा ब्रेकफास्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, थोड़ा सा एक मेंटली एक पीस रहता है कि हाँ 15 मिनट का अपने पास में एक टाइम और है, एक्स्ट्रा है ना। योगेंद्र कुमार, मधुकर, स्नेहा, गौरव, मनोवर, राम लखन सैनी जी, विकास मुर्मू। हाई क्वालिटी में भी थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, कुछ सेकंड के बाद सेट हो जाएगा। ये आपका इंटरनेट सही नहीं होगा। कोई भी क्लास जब आप लाइव करते हो ना तो 10-20 सेकंड के बाद वो सेटल हो जाता है, वो आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है। अब आपका इंटरनेट है स्लो और आप उसमें हाई क्वालिटी कर दोगे तो कैसे चलेगा, है ना। चलो भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अमित सिंह जी। चलो अब बेटा, अपने लास्ट क्लास में आपको जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास के अंदर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन का नियम। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्लास में थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास में सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। हिंदी में लिखेंगे संवेदनीय उष्मा, संवेदनीय उष्मा और गुप्त उष्मा। सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। तो उसमें लेटेंट हीट वाला जो कॉन्सेप्ट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में सिस्टम वर्ड, सिस्टम जैसे कि आप ये समझो, मैंने कहा कि आपके पास कोई भी वस्तु है उसे आप सिस्टम कह सकते हो। मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या कहा था, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। तो वस्तु की जगह हमने लिख दिया था इंग्लिश में सिस्टम और हिंदी में लिख दिया था निकाय। तो ऐसे मान लो कोई भी वस्तु आपके पास में उसे आप सिस्टम कह सकते हो जो ठंडी होने लग रही है, ठीक है। अब हमारे पास में ये बेटा शब्द लिखा हमने यहाँ पे, संवेदनीय उष्मा और गुप्त उष्मा, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। इन्हें हम धीरे धीरे समझेंगे, आराम आराम से इसमें लेवल उठाएंगे। यहाँ से थ्योरी व्योरी सब कुछ करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह, ठीक है। हीट वाले चैप्टर में टेक्नीशियन में अच्छे खासे क्वेश्चन आए इस बार। हालांकि पिछली बार जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें उसने हीट को नहीं पूछा था इतना, लेकिन इस बार जैसे भी टेक्नीशियन में पूछ लिया तो हो सकता है कि ग्रुप डी में भी पूछ ले। हाँ, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के लिए तो इंपोर्टेंट चैप्टर है ही है। ये बेटा मेरे पास एक बीकर है, इसमें मैंने पानी भरा हुआ है, ठीक। एक मेरे पास में दूसरा बीकर है, इसके अंदर ये आइस क्यूब भरी हुई है, बर्फ के टुकड़े, ठीक है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल उठाएंगे इसमें हम। ठीक, यहाँ देखो, अब मान लो कि मेरे पास जो पानी है इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया कि 20 डिग्री सेल्सियस है, और जो बर्फ है बेटा मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है और इस पानी का तापमान है 20। तो मेरे पास में दो अलग अलग बीकर है, एक के अंदर वाटर है, पानी है, और एक के अंदर है आइस। ये जो आइस है ये कितने टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जो पानी है कितने पर है, 20 पर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को गर्म करना शुरू किया। इसे मैंने गैस के ऊपर रखा, इसे भी रखा। अब हुआ क्या कि ये जो 20 डिग्री वाला पानी है, अगर बेटा मैं इसे 10-15 मिनट लगातार आंच पे रखूं, हीट दूं, गर्मी दूं, तो क्या होगा। अब इसका टेम्परेचर 20 है, तो हमने 2-4-5 मिनट के बाद चेक किया तो पानी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ गया। तो मान लो कि पानी का टेम्परेचर हो गया 26 डिग्री सेल्सियस। तो आपको सर ऐसा होगा, अगर आप पानी को कभी चूल्हे पर रखोगे, आंच पर रखोगे, तो जब लगातार उसे हीट मिलेगी तो उस हीट की वजह से, गर्मी की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, 20 से कितना हो गया 26, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे ये, अब इस बीकर में आइस क्यूब भरी हुई थी, मान लो कि इस बीकर में बेटा 20 आइस क्यूब है, और मैंने इन आइस क्यूब को भी क्या करा, चूल्हे पर रखा, इन्हें हल्के धीरे धीरे हीट दी, स्टडी स्टेट में आराम आराम से मैंने हीट दे रहा हूं। तो मान लो कि इसमें भी 20 आइस क्यूब थी और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे थी। अब मैंने कुछ हीट दी और इस 20 में से मान लो कि 12 आइस क्यूब पिघल के पानी बन गई और 8 आइस क्यूब बची, यानी कि बर्फ और पानी का घोल बचा। तो मैं इस बर्फ और पानी के घोल का टेम्परेचर चेक करूंगा, तो आपको क्या लगता है वो 0 से कम आएगा, ज्यादा आएगा, क्या होगा। अगर एक बीकर में आइस क्यूब भरी है, उन आइस क्यूब को हम धीरे धीरे हीट दे रहे हैं, कुछ आइस क्यूब पिघल गई और कुछ पानी बन, कुछ बर्फ रह गई, तो जो बर्फ और पानी का घोल होगा उसका टेम्परेचर क्या आएगा, 0 से कम कि ज्यादा। क्या आंसर दोगे आप, बताओ ये। और ये पूजा लक्की, भारती, अभिषेक वर्मा, टाइम से आया करो भाई क्लास में। शुभम गोपले, मैंने कहा था कि आप टाइम चेक कर लेना मंडे की क्लास का कि 7 से कि 7:30 से, तो वहां पे लिखा होगा ना 7:15 पे क्लास है। सुबह भगत का एकदम ठीक आंसर है। देखो बेटा, जब आप इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, जैसे सुबह ने हमें बताया, तो टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से आएगा। मनावर का सही है, मिस रिया का है गलत।
तो टेम्परेचर कितना आएगा, 0 ही आएगा। देखो ध्यान रखना, अगर आपके पास एक बीकर में बर्फ है और उसका तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस, आप उसे धीरे धीरे हीट दे रहे हैं तो बर्फ पिघलेगी पिघलेगी पिघलेगी, बर्फ और पानी का घोल बन रहा है, इसका टेम्परेचर चेक करोगे तो भी 0 आएगा, जब तक सारी की सारी बर्फ पिघलकर पानी में ना बदल जाए। जब तक सारी की सारी बर्फ पिघल के पानी में ना बदले तापमान 0 रहेगा। तो आप कहेंगे सर जो मैंने हीट दी, जब ये बर्फ थी तो भी इसका टेम्परेचर 0 था, इसमें से कुछ बर्फ पिघल गई और कुछ पानी बन गई, जो बर्फ और पानी का घोल बना उसका टेम्परेचर भी 0 है। तो मैंने जो हीट दी, जो उष्मा दी, वो गई कहां बेटा, यहाँ पे जो आपने हीट दी ना, वो सारी की सारी हीट बर्फ को पानी में बदलने में खर्च हो गई है। तो आज के बाद इस उम्मीद के साथ हीट मत देना कि मैं हीट दे रहा हूं, गर्मी दे रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा। हीट के दो काम होते हैं, या तो टेम्परेचर को बढ़ा देगी, जैसे हम 20 से कितना कर दिया 26, या हीट क्या करती है, स्टेट बदलने का काम करती है, अवस्था बदलने का काम करती है, जैसे बर्फ को घोल के क्या बना देगी, पानी। तो वो हीट जिसके देने से टेम्परेचर बढ़ जाए, तो जिस हीट के देने से टेम्परेचर बढ़ जाए उसे हम कहते हैं सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा, वो उष्मा है जो तापमान बढ़ा दे। तो सेंसिबल हीट वो हीट है जो टेम्परेचर को बढ़ा देगी, लेकिन वो हीट जो टेम्परेचर ना बढ़ा पाए, केवल स्टेट बदल दे, जैसे हम बर्फ को घोल के पानी बना दिया, तो वो हीट जो टेम्परेचर में चेंज नहीं कर सकती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, उसे हम कहते हैं गुप्त उष्मा। ये बेटा गुप्त उष्मा बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेटेंट हीट कौन सी हीट है, जो टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकती है, ये केवल स्टेट चेंज करती है। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे इट चेंजेस स्टेट, यह है अवस्था परिवर्तन करती है। अवस्था परिवर्तन का मतलब जैसे बर्फ से पानी बनाना, ठीक। यानी कि अगर मेरे पास में मैं किसी वस्तु को हीट दूं, ठीक है, अगर मैं किसी वस्तु को हीट दूं, उष्मा दूं, तो मैंने कहा कि हीट के दो काम हैं, या तो हीट आपको टेम्परेचर बढ़ाती हुई दिखेगी, तो जिस हीट के देने से टेम्परेचर बढ़े उसका नाम हम क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा। और जो हीट टेम्परेचर को ना बढ़ा पाए, जैसे जब बर्फ था पूरा का पूरा तो टेम्परेचर 0 था, मैंने हीट दी, कुछ बर्फ पिघल गया, कुछ बर्फ रह गई, तो भी टेम्परेचर 0 ही है। तो वो हीट जो टेम्परेचर को ना बढ़ा पाए, केवल स्टेट बदल दे, जैसे बर्फ को घोल के पानी बना दे, तो वो हीट जो टेम्परेचर को चेंज ना कर पाए लेकिन अवस्था बदल दे, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, उसे हम कहते हैं गुप्त उष्मा। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही हल्की फुल्की सी बातें बताई। अभी बताया क्या है कि बर्फ को घोलने वाली, बर्फ को पानी में बदलने वाली, यानी अवस्था बदल देने वाली, यानी बर्फ से पानी बना देने वाली हीट लेटेंट हीट है, गुप्त उष्मा है। वो हीट जो टेम्परेचर को चेंज कर देगी वो सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा है। अब इन्हीं बात को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और ये बातें दोबारा से भी रिपीट होंगी एक ग्राफ की हेल्प से। तो मैं काम करते हैं, ग्राफ में यहाँ पे बना रहा हूं, तो जो बच्चे शुरू से क्लास देख रहे हैं वो यहाँ देखते रहना, जो लेट आए भाई वो बाद में क्लास को देखना, ठीक है। परेशान मत होना, कोशिश मत करना समझने की, जो बिल्कुल टाइम से क्लास में रहेगा वही समझ पाएगा। देखो ये बेटा मेरे पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई, ठीक। यहां पे मैं लिख रहा हूं हीट उष्मा, जो मैं हीट दूंगा उसे लिखेंगे यहां पे, और हीट के देने से जो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा उसे हम लिखेंगे वाई पे, तापमान को हम लिखेंगे वाई पे, ठीक। अब यहां आ जाओ बेटा, मान लो कि मेरे पास में एक बर्फ है और जिसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। भाई एक चीज बताओ, अगर आप पानी 0 डिग्री पे जम जाता है, पानी जो है 0 पे जम जाता है, तो न्यूटन वाले नहीं पढ़ाए हैं, अरे न्यूटन का नियम हो तो गया पिछली क्लास में। सर आवाज में कभी कभी खरखराट का प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं। देखो अब बेटा मेरे पास मान लो कि -10 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है, -10 का। अब एक चीज बताओ कि पानी 0 डिग्री पे जमता है, अगर मैं पानी को ठंडा करते करते उसका टेम्परेचर -3 डिग्री कर दूं तो भी तो पानी बर्फ की फॉर्म में होगा। वही पानी तो 0 पे जम जाता है, अगर पानी का टेम्परेचर -5 हो तो भी बर्फ दिखेगा, -8 हो तो भी बर्फ दिखेगा, -10 भी बर्फ दिखेगा। अब मेरे पास ही ऐसा बर्फ है जिसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इस बर्फ को क्या किया, बीकर में डाला और गर्म करना शुरू कर दिया। अब इस बर्फ का टेम्परेचर -10 से बढ़ के हो गया -9, फिर -7, -4, -2, -1, -0। यानी जब मैं इस माइनस वाले बर्फ को गर्म करना शुरू करूंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और कब तक बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसका टेम्परेचर -10 था और 0 डिग्री तक बढ़ा,
बेटा मैंने इसका टेम्परेचर -10 से कर दिया 0, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर को बढ़ाने वाली हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा। तो अभी मैंने आपको बताया वो हीट जो टेम्परेचर को बढ़ा दे, तो टेम्परेचर को बढ़ाने वाली हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। तो मेरे पास बर्फ का टेम्परेचर मैंने कर दिया -10 से 0, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो तापमान जो बढ़ाती है उस हीट को हम कहते हैं सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा। लेकिन बेटा जैसे ही इस बर्फ का तापमान 0 डिग्री पे पहुंच जाए, अगर तापमान जो है 0 डिग्री पर पहुंच जाए, अगर मेरे पास 0 डिग्री का बर्फ हो, तो 0 डिग्री के बर्फ को जब आप गर्म करोगे ना, तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अगर आप 0 डिग्री के बर्फ को गर्म करना शुरू करोगे ना, तो बर्फ पिघलना शुरू करेगा, और जब तक सारा का सारा बर्फ पिघल के पानी में नहीं आ जाएगा, जब तक सारा का सारा बर्फ पिघल के पानी में नहीं आएगा, तब तक टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मेरे पास 0 डिग्री का बर्फ हो, तो 0 डिग्री का बर्फ क्या करता है? पिघलना शुरू करेगा, और जब तक सारा का सारा बर्फ पिघल के पानी नहीं बनेगा, तापमान क्या रहेगा? 0। और बर्फ का पानी बनाने वाली जो हीट है, जो स्टेट बदलने वाली हीट है, बर्फ का पानी बनाने वाली, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। तो बेटा गुप्त उष्मा जो है लेटेंट हीट, उसने अवस्था बदल दी, बर्फ को क्या बना दिया? पानी, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं किया। तो लेटेंट हीट टेम्परेचर नहीं बदलती, ये केवल क्या करती है? आप कहेंगे सर लेटेंट हीट केवल और केवल स्टेट बदलती है। यानी मेरे पास ऐसा बर्फ भी हो सकता है जिसका तापमान 0 डिग्री हो, और मेरे पास ऐसा पानी भी हो सकता है जिसका तापमान कितना हो? 0। तो माइनस वाला अगर बर्फ है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कब तक? 0 तक। अगर 0 डिग्री का बर्फ है तो जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं आ जाएगा, तापमान कितना रहेगा? 0। अब जब सारा का सारा बर्फ पानी में आ गया, जब सारा का सारा बर्फ पानी में आ गया, तो टेम्परेचर कितना? इसका 0। अब आप क्या करो? इस 0 डिग्री वाले पानी को गर्म करना शुरू करो। ये पानी गर्म हो रहा है, 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 और कब तक गर्म हो सकता है? जब तक इसका तापमान 100 पर ना पहुंच जाए। 100 पे जाते ही पानी उबलना शुरू कर देगा, बॉइल। तो टेम्परेचर 0 से कितना कर दिया? 100। तो टेम्परेचर बढ़ाने वाली हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा। अब यहां जाओ, जब आपका पानी उबलने लगे, सबसे इंपॉर्टेंट केस आएगा यहां पे। अगर पानी ने एक बार उबलना शुरू कर दिया, ध्यान रखना, आप अपने घर में पानी गर्म कर रहे हैं, अगर पानी एक बार उबलना शुरू कर दे, उसके बाद फिर आप उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। हमारे घर में पानी हमने रखा 10 बजे, पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, 10:20 पे उबलने लग गया। उसके बाद आप उसे कितने भी हीट दो, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। पानी के उबलने के बाद भी अगर आप हीट देंगे ना, तो उबलता पानी उस हीट को लेकर भाप बन बन के उड़ जाएगा। तो हमारे घर में आपने ध्यान दिया होगा, अगर हम पानी को रख के गैस पे भूल जाए, तो पानी गर्म होता है, खद्दे लगने लगते हैं, और उसके बाद भी हम गैस ना बंद करें, तो जो हीट लगातार मिल रही है ना, उबलता पानी से लेकर भाप बन बन के उड़ता है, और भिगोने में पानी था इतना, कुछ देर के बाद वो इतना ही रह जाएगा। यानी जब तक सारा का सारा उबलता पानी भाप में नहीं बदल जाएगा, टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री रहेगा। जब तक सारा का सारा पानी भाप में नहीं बदलेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री। ठीक, यानी कि मैंने बेटा पानी की भाप बना दी, तो पानी का बना दिया भाप, स्टेट बदल दी। तो स्टेट जो बदलने वाली हीट है, पानी का मैंने क्या बना दिया? भाप। तो जो हीट है जो स्टेट बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। यानी जब तक सारा का सारा पानी भाप में नहीं बदलता है, टेम्परेचर कितना रहेगा? 100। यानी मेरे पास ऐसा पानी भी हो सकता है जिसका तापमान 100 डिग्री हो, वो उबलता पानी, और ऐसी भाप भी हो सकती है इसका तापमान क्या हो? 100। तो अगर मैंने इस ग्राफ को देखूं मैं ध्यान से, तो आज के बाद जैसे ही मेरे पास कोई कहे कि मेरे पास 0 डिग्री का बर्फ है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि 0 डिग्री का बर्फ है, तो जब तक वो सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं बदल जाएगा, तो तापमान कितना रहेगा उसका? 0। अगर मेरे पास उबलता पानी है, जब तक वो सारा का सारा उबलता पानी भाप में नहीं बदल जाएगा, टेम्परेचर कितना रहेगा उसका? 100। तो यानी कि जब बर्फ पानी बदल रहा हो, यह उबलता पानी भाप में बदल रहा हो, यानी कि जब स्टेट बदल रही हो, अवस्थाएं बदल रही हो, बर्फ का पानी बन रहा हो या पानी की भाप बन रही हो, तो टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं बदल रहा, या सारा का सारा उबलता पानी भाप में नहीं बदल रहा, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। भाई मैंने कहा कि जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं आएगा, तापमान 0 रहेगा, जब तक उबलता पानी भाप में नहीं बदलेगा, तापमान 100 रहेगा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब स्टेट बदलती है, अवस्थाएं बदलती हैं, बर्फ का पानी पानी की भाप बन रही होती है, तो उस समय टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है कि सेम रहता है? तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेट चेंज करते समय, ड्यूरिंग स्टेट चेंज, अवस्था परिवर्तन के दौरान, न टेम्परेचर बढ़ेगा न टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब स्टेट बदलती है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर लिखेंगे भाई कौन बच्चा है, कौन मूर्ख मूर्ख बच्चे आ रहे हैं क्लास में? ये भाई मुन्ना कुमार सिंह, तुम कुछ थोड़े से क्या भाई, क्या मतलब सुबह सुबह क्या कुछ चाय वाय पी कि नहीं पी है? आंख वाँख नहीं खुली तुम्हारी? न्यूटन का शीतलन नियम नहीं पढ़ाए हैं? न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ा भी दिया, उससे 3-4 क्वेश्चन भी करा दिए, लेकिन तुम मुंह उठा के क्लास में ऐसे चले आए हो, ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया। क्लास देख के आया करो सारी की सारी। ठीक है, क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग स्टेट चेंज, अवस्था परिवर्तन के दौरान, ड्यूरिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ड्यूरिंग स्टेट चेंज, ड्यूरिंग स्टेट चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नियत रहता है, नियत यानी कि कांस्टेंट। अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नियत रहता है, नियत यानी कि कांस्टेंट।
नियत रहता है। ठीक है, तो जिस समय स्टेट बदल रही होंगी, अवस्था परिवर्तन समझे हो ना, कि बर्फ का पानी बन रहा हो या उबलते पानी की भाप बन रही हो, तो टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। अब मैं इस पूरे ग्राफ को आपको दोबारा डिटेल में बता रहा हूं, दोबारा ध्यान समझना। अगर मेरे से कोई ये कहे कि मेरे पास बर्फ है लेकिन उसका टेम्परेचर है नेगेटिव -10 -8 या -12 या -15, अगर आपके पास में ऐसा बर्फ है जिसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस वाला अगर बर्फ है ना, तो उसे अगर आप हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ते 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 कहां तक पहुंच जाएगा, 0 तक। तो टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, -10 से 0 कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने वाली हीट होती है सेंसिबल हीट, संवेदनीय ऊष्मा। लेकिन बर्फ जैसे 0 डिग्री पे पहुंचेगा तो 0 डिग्री का बर्फ हीट लेकर पिघलना शुरू करता है। जब तक सारा का सारा बर्फ पिघल के पानी में नहीं आएगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, 0। तो टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। जब सारा का सारा बर्फ पानी में आ जाएगा, इस पानी को गर्म करोगे तो इस पानी का तापमान बढ़ेगा कब तक, जब तक पानी उबलने लगे 100 डिग्री तक। तो पानी का तापमान 0 से कर दिया 100, तो कौन सी हीट है, सेंसिबल हीट, टेम्परेचर बढ़ाने वाली हीट होती है सेंसिबल। लेकिन एक बार पानी उबलने लगे तो जब तक सारा का सारा पानी भाप में नहीं बदलेगा, तो टेम्परेचर क्या रहेगा उसका, 100 डिग्री। तो टेम्परेचर बदला नहीं है लेकिन स्टेट बदल गई, पानी से भाप बन गई, तो हीट भी कौन सी होगी, लेटेंट। तो गुप्त ऊष्मा मैंने कब लिखा, जब स्टेट बदल रही है, बर्फ का पानी बन रहा है, पानी की भाप, तो लेटेंट हीट लिखा। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां बर्फ का टेम्परेचर बढ़ा, यहां पानी का बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ाने वाली हीट को मैंने क्या लिखा, सेंसिबल हीट, संवेदनीय ऊष्मा। अरे जो बच्चे शुरू से क्लास ले रहे हैं 7:15 बजे से, उन्हें समझ में आया कि नहीं आया यहां तक का? जब तक हीट नहीं करेंगे तब तक तो अवस्था चेंज नहीं होगी। हाँ भाई, अगर आपके पास में बर्फ रखा है तो उसे आपको बर्फ को पिघालने के लिए हीट तो देनी पड़ेगी। या तो बर्फ को क्या कर रहा हो, नॉर्मली आपने बर्फ खुला छोड़ दिया घर में, तो वातावरण से हीट लेगा वो। भाई बर्फ का तापमान मान लो कि 0 डिग्री है, वातावरण का 40 है, तो हीट जाती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। या तो बर्फ वातावरण से हीट ले, या उसे आप गैस पर रख के गर्म करो। तो जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं बदलेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा उसके। ठीक है। अच्छा एक भाई ना, मेरी क्लास में ना ऐसे मत पूछा करो, पढ़ाई करते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आता है ये वो। इसके लिए मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे टीचर के आप मोटिवेशन स्पीच सुनते भी होंगे, वो वहां पे क्या करो, यहाँ पे क्लास में केवल फिजिक्स पढ़ने आया करो। ठीक। अच्छा एक चीज और देखना, आप कहेंगे सर आपने बर्फ का पानी बना दिया, इसे भी आप लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कह रहे हैं। पानी की भाप बना दी, इसे भी लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कह रहे हैं। दोनों जगह स्टेट बदल रही है, पर फर्क तो है, यहाँ बर्फ का पानी बन रहा है, यहाँ उबलते पानी की भाप बन रही है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क करना चाहिए। ठीक। अब यहाँ पे देखना, ये बच्चा कह रहा है कि बर्फ में पानी डालते हैं तो बर्फ क्यों पिघल जाती है, बेटा इसलिए पिघल जाती है ना, क्योंकि आप बहुत बेसिक बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, उष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न की तरफ को फ्लो करती है। बर्फ का तापमान 0 है, जो पानी आपने उसके ऊपर डाला उस पानी का तापमान 20-25 कुछ तो होगा। गर्मी के मौसम में तो मान लो कि पानी का टेम्परेचर है 40 डिग्री, अब बर्फ 0 डिग्री पे पानी डाल रहे हैं उसके ऊपर आप 30 डिग्री का, तो बर्फ क्या करेगा, पानी से हीट लेगा, इसलिए पिघल जाएगा वो। हमेशा उष्मा ध्यान रखना उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ को प्रभावित होती है, हाई टेम्परेचर से लो की तरफ को। अगर आप बर्फ को ऐसे भी खुली छोड़ दोगे तो वो बर्फ कहां से हीट लेगा, वातावरण से। आपने बर्फ के ऊपर पानी डाल दिया तो पानी ज्यादा तापमान का है, बर्फ कम तापमान का है, तो पानी से हीट ले रहा है वो, साथ में एटमोस्फेयर से तो ले ही रहा है। लेकिन आपने क्या किया, बर्फ को सीधे गैस पे रख दिया, फिर तो डायरेक्ट ही हीट मिल रही है, तो हमेशा हीट हाई से लो की तरफ जाती है, इसलिए बर्फ पिघल जाता है आपका। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये बर्फ का पानी बनाने वाली हीट भी लेटेंट हीट है और उबलते पानी का भाप बनाने वाली भी लेटेंट हीट है। इनमें फर्क करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एफ यहां लगा दूंगा और एक छोटा सा वी लगा दूंगा यहां। अब देखो उसका फुल फॉर्म क्या बनेगी, पहले हम देखते हैं LHV को। LH क्या था, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। LHV का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। बेटा इसका मतलब यह है कि वो गुप्त ऊष्मा, वो लेटेंट हीट, वो गुप्त ऊष्मा जो पानी को वाष्प में बदल दे, वो गुप्त ऊष्मा जो पानी को वेपर में बदल दे, उसे हम कहेंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का मतलब ये होता है कि जो पानी को वाष्प में बदल दे, वो लेटेंट हीट जो वाटर को वेपर में बदल दे कहलाएगी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब यहां पे लिखा मैंने छोटा सा LHF। LHF का मतलब क्या है, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग। हिंदी में लिखेंगे हम संलयन या गलन की गुप्त ऊष्मा, संलयन या गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि वो गुप्त ऊष्मा जो बर्फ को पानी में गला दे, वो लेटेंट हीट जो बर्फ को पानी में मेल्ट कर दे, उसे हम कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। तो ध्यान समझना, गलन की गुप्त ऊष्मा यानी कि वो गुप्त ऊष्मा जो बर्फ को गला दे, वो गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा यानी कि जो पानी को वाष्प में बदल दे, वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बर्फ को गलाने के लिए कौन सी चाहिए होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या आप इसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, हिंदी में कहेंगे संलयन की गुप्त ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा। लेकिन उबलते पानी का भाप बनाने के लिए कौन सी चाहिए होती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। अब
मैं कुछ बातें आपसे पूछूंगा, अगर आपको ग्राफ कितना समझ में आया मुझे अगले कुछ क्वेश्चन से पता चल जाएगा। दोबारा समझना, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे पास एक बर्फ ली मैंने, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, बर्फ ली माइनस टेम्परेचर वाली, तो बर्फ का टेम्परेचर माइनस में है, तो उसे हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा, 0 तक। जैसे 0 पर पहुंच जाएगा अब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और बर्फ पिघलना शुरू कर देगी। जब बर्फ पिघल के सारी की सारी पानी बन जाएगी, फिर उस पानी का तापमान बढ़ सकता है कहां तक, 100 डिग्री तक। पानी अगर एक बार उबलना शुरू कर दे फिर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता जब तक सारा का सारा पानी भाप में ना बदल जाए। तो यानी कि उबलते पानी को भाप में बदलना है, स्टेट बदलनी है, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और 0 डिग्री के बर्फ को पानी बदलना है, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, संलयन या गलन की गुप्त ऊष्मा। अब मेरा क्वेश्चन देखो आपसे क्या है कि मेरे पास में एक उबलता पानी है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है उबलते पानी का, और इस उबलते पानी से जो भाप निकल रही है उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री है। लेकिन बचपन में आपने 7वीं 8वीं क्लास में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि उबलते हुए जल की अपेक्षा वेपर से भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, अधिक पेनफुल होता है। तो मुझे एक चीज बताना, उबलते पानी का टेम्परेचर भी 100 है, उबलते पानी से जो भाप निकल रही है उसका टेम्परेचर भी 100 है, लेकिन दोनों का तापमान ही 100 है, लेकिन उबलते पानी की अपेक्षा वेपर से जलना ज्यादा पेनफुल क्यों है? अगर उबलता पानी हाथ पर डलेगा तो केवल कुछ फोके पड़ सकते हैं, लेकिन उबलते पानी से जो भाप निकल रही है वो पूरे हाथ की खाल को झुलसा सकती है, हो सकता है खाल पूरी उतर जाए और अंदर की हड्डी दिखने लग जाए। तो उबलते पानी की अपेक्षा वेपर ज्यादा कष्टदायक क्यों होती है, बताओ ये। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायक क्यों होता है? सामने देख के बताओ, आंसर यहीं पे छिपा हुआ है। मिस रिया का कुछ आंसर हमारे पास में आया है। देखो बेटा एक चीज बताओ, आज आप जैसे क्लास आपकी खत्म हो, आप अपने घर में पानी गर्म करना शुरू कर देना। मान लो कि 9 बजे आपने 9 बजे पानी गर्म करना शुरू किया, वो पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, 9 बज के 20 मिनट पे उबाल आ गया, खड्डे लग गए। तो उस उबलते पानी के पास तो 20 मिनट तक की हीट है भाई, 9 बजे गर्म करना शुरू किया था, 9 बज के 20 मिनट पे उबल गया। लेकिन जब पानी उबलने लग जाए उसके बाद भी जो हीट देंगे उस हीट को एब्जॉर्ब करके पानी किसमें बदलेगा, भाप में। यानी वेपर के पास तो एक्स्ट्रा हीट है भाई, पानी के उबलने के बाद भी जो हीट दी जाएगी उस हीट को एब्जॉर्ब करके पानी भाप में बदलेगा। तो वो हीट कौन सी है जिसे एब्जॉर्ब करके भाप में बदलता है, वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इस वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की वजह से ये वेपर ज्यादा पेनफुल, ज्यादा कष्टदायक होती है। बड़े ध्यान समझो भाई, पानी गर्म कर रहे थे 9 बजे, पानी गर्म हो रहा है, 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 9 बज के 30 मिनट पे मान लो कि 9:30 बजे उबलने लग गया। तो इस उबलते पानी के पास आधे घंटे तक की हीट है, 9 बजे गर्म करना शुरू किया, 9 बज के 30 मिनट पे उबाल आ गया। लेकिन उबलने के बाद भी अगर हम हीट देना कंटिन्यू रखें, उबलने के बाद भी जो हीट दी जाएगी, उबलता पानी उस हीट को लेकर भाप में बदल जाएगा। तो भाप के पास तो उबलने के बाद भी जो आपने हीट दी वो हीट एक्स्ट्रा है। वो कौन सी हीट होती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जो पानी को भाप में बदल रही होती है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की वजह से पेनफुल है ये। तो यहां पर लिखेंगे हम, पहले इंग्लिश लिख लो फिर हिंदी लिखवाएंगे, वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर पेनफुल देन बॉइलिंग वाटर। वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर पेनफुल देन बॉइलिंग वाटर because vapor contains extra latent heat of vaporization। हिंदी में लिखेंगे, उबलते हुए जल की अपेक्षा वाष्प से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि उबलते हुए जल की अपेक्षा वाष्प जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि वाष्प में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त होती है। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज अब यहां देखना कि बेटा उबलते पानी का टेम्परेचर 100 है और उबलते पानी का तापमान भी 100, ये दोनों जगह 100 है, पर ये ज्यादा पेनफुल है क्योंकि इसके पास हीट कैसी है, एक्स्ट्रा। टीम फोन नहीं उठा रही है बेटा, टीम 7 बजे थोड़ी ना सो के उठ जाती है तुम्हारी तरह, तुम नौकरी पर 7 बजे चले जाओगे कहीं, टीम फोन उठाएगी 10 बजे के बाद, टीम फोन नहीं उठा रही है। बताओ, कुछ बच्चे तो बिल्कुल भी इनके अंदर हल्का सा भी दिमाग का यूज नहीं करते, कह रहे टीम फोन नहीं उठा रही। भाई जो फोन उठाएगा, अब यहां देखना कि बेटा उबलते पानी का टेम्परेचर 100 है
और उबलते पानी का तापमान भी 100, ये दोनों जगह 100 है, पर ये ज्यादा पेनफुल है क्योंकि इसके पास हीट कैसी है, एक्स्ट्रा। टीम फोन नहीं उठा रही है बेटा, टीम 7 बजे थोड़ी ना सो के उठ जाती है तुम्हारी तरह, तुम नौकरी पर 7 बजे चले जाओगे कहीं, टीम फोन उठाएगी 10 बजे के बाद, टीम फोन नहीं उठा रही है। बताओ, कुछ बच्चे तो बिल्कुल भी इनके अंदर हल्का सा भी दिमाग का यूज नहीं करते, कह रहे टीम फोन नहीं उठा रही। भाई जो फोन उठाएगा वो बंदा तो होगा, वो नौकरी कर रहा होगा ना, तुम ऐसे नौकरी कर लोगे कि 7 बजे पहुंच जाओ? नहीं, खुद तो तुम ऐसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो कि 10 साढ़े 10 बजे आए ऑफिस हम, दूसरे से उम्मीद कर रहे हो कि 7 बजे तुम्हारा फोन उठा ले वो। बहुत बढ़िया, ऐसे क्रांतिकारी बच्चों की जरूरत है क्लास में। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उनका आपको आंसर देना है, ठीक है? तो बेटा वेपर में लेटेंट हीट क्या होती है, एक्स्ट्रा, इसलिए ज्यादा पेनफुल है ये। उलझा सिमसिम। एक क्वेश्चन ये करना बड़े ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से करेंगे। किसी ठोस को उष्मा की आपूर्ति की जाती है तो उसका तापमान, बेटा किसी वस्तु को आप हीट देंगे तो जरूरी नहीं कि हीट देने से टेम्परेचर बढ़े, देखो हीट जो होगा उससे देने से हीट टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता। अभी तो मैंने आपको बताया था आज ही, ये जो हीट है वो टेम्परेचर को बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। अगर आप यहाँ देखो, जब मैंने आज ही क्लास की शुरुआत की थी तो मैंने आपसे क्या बोला था, जैसे हमारे पास में ये आपने बेटा पानी को हीट दिया तो तापमान 20 से 26 हो गया। ऐसे आप मान लो कि लोहे की कोई छड़ आपके पास में है, उसका तापमान अभी 20 है, हीट दोगे तो बढ़ के 100 150 हो जाएगा, लगातार गर्म करोगे। लेकिन आपने जब ये बर्फ को हीट दी थी तो मैंने कहा था कि जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में ना बदल जाए तापमान 0 रहेगा। तो हीट देने से ये मत सोचना कि हीट हमेशा टेम्परेचर बढ़ाती है, हीट देने से तापमान बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता। जो बच्चा ये सोच के चलेगा कि हीट हमेशा टेम्परेचर को बढ़ाती है उससे गलत हो जाएगा। हीट के दो काम हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ाएगी, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही तो फिर स्टेट अवस्था बदलेगी। तो आंसर क्या होगा कि हीट देने से तापमान बढ़ भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पे हमने शुरुआत में आपको लिखवाया था, आप एक काम कर सकते हैं, वहीं पे एक लाइन ये लिख सकते हैं, हीट में इंक्रीज टेम्परेचर और नोट, उष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी, उष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी, उसमें तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। तो वो हीट जो टेम्परेचर बढ़ा देगी उसे हम कौन सी हीट कहते हैं, सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा। और जो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है उसे हम कौन सी हीट कहते हैं, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि हीट के देने से टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और नहीं भी। तो उष्मा जो है वो तापमान को बढ़ा भी सकती है, मे इंक्रीज और मे रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने डी लिखा था इसका आंसर उनका ठीक है, जो लिख रहे थे सी उनका बिल्कुल ही गलत है। भाई ये तो सिंपल सी बात है, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ते हो तो आपने नॉर्मली देखा ही है। पर कई केस ऐसे भी होते हैं कि तापमान नहीं बढ़ता, जैसे जब तक सारा बर्फ पानी में नहीं बदलेगा, या सारा उबलता पानी भाप में नहीं बदलेगा, तो हीट से टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता। तो आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, विच टेम्परेचर कैन वाटर एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड कंडीशन, पानी किस तापमान पर तरल और ठोस दोनों स्थितियों में मौजूद रह सकता है। कह रहा है कि किस तापमान पर पानी जो है ठोस भी हो सकता है, पानी का ठोस यानी कि बर्फ भी हो सकता है, और लिक्विड यानी कि पानी वाली स्टेट में भी रह सकता है। तो आपको बेटा अभी मैंने बताया कि 0 डिग्री का मेरे पास बर्फ भी हो सकता है, 0 का पानी भी हो सकता है। जब तक 0 डिग्री का सारा बर्फ पानी में नहीं बदलता है तापमान क्या रहता है, 0। तो 0 डिग्री पर बर्फ और पानी दोनों स्टेट में रह सकता है ये। ठीक है, अब अगले जो दो क्वेश्चन हैं ये काम बहुत अच्छे है। पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे 6, देखता हूं कौन बच्चा सही आंसर देगा। सुधा, हेमंत, विकास, राम बालक, अनुराग, शुभम, निधि, शशिकांत, सब करो। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखो, एबीसीडी मत लिखना।
स्टेट ऑफ चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी पदार्थ के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो मैंने अभी आपको केवल अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या होता है एक लाइन बताई है कि अवस्था परिवर्तन के दौरान ड्यूरिंग स्टेट चेंज मैंने आपको लिखवाया था कि टेम्परेचर नहीं बदलता, टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। टेम्परेचर तो बदलता ही नहीं है, ये मैंने आपको बताया। कोई समस्या तक आप कहेंगे जी नहीं। मुझे एक चीज बताओ, जब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो बेटा काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल सकती। किसी पदार्थ के जो मोलिक्यूल होते हैं ना, उसके जो अणु हैं, अगर उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मोलिक्यूल क्या करेंगे, तेजी से हिलेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर कम होगा तो मोलिक्यूल आराम आराम से हिलेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, ये फंक्शन होती है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर के बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और घटने पे घटेगी। ज्यादा टेम्परेचर होगा, मोलिक्यूल तेजी से हिलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर कम होगा, आराम आराम से हिलेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम। अब काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब इसने कहा कि अब जो टेम्परेचर ही सेम है, कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ सकती ना घट सकती। कह रहा है कि दोनों ही इंक्रीज रहेंगे, गलत हो गया। बेटा होता क्या है, जैसे मान लो कि 0 डिग्री का आपके पास में बर्फ है, उसे आप हीट देंगे तो जब तक सारा का सारा बर्फ पिघल के पानी में नहीं बदलेगा, तापमान रहेगा 0, टेम्परेचर तो बदलेगा नहीं है। तो फिर सारी की सारी जो एनर्जी दी है ना, वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी केवल तभी चेंज कर सकती है अगर टेम्परेचर में चेंज आए। तो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है। टेम्परेचर मोलिक्यूल का ज्यादा होगा, एनर्जी बढ़ेगी, कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। लेकिन वो कह रहा है कि अवस्था परिवर्तन के दौरान, तो अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान तो बदलता ही नहीं है। अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गलत, दोनों बढ़ेंगे नहीं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, गलत हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी में केवल फर्क आएगा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए ज्यादा अच्छा शब्द है हिंदी का स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जो है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, सारी की सारी जो एनर्जी है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगी। आंसर क्या बनेगा इसका, बी। अब ये बात आपको जो बच्चे कह रहे दोनों इंक्रीज हो जाएगी, भाई अभी तो मैंने बताया कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है अवस्था परिवर्तन के दौरान तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ ही नहीं सकती ना घट सकती। तो दोनों इंक्रीज में आप कहना चाह रहे हैं कि काइनेटिक भी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल भी बढ़ जाएगी, ऐसे कैसे हो जाएगा जब टेम्परेचर में चेंज नहीं है। अभी सातवां भी इसी का भाई है पिछले वाले क्वेश्चन का। तो अगर आपको छठा समझ में आया तो आपको सातवां कर लेना चाहिए। लाल गोलू, इंद्रजीत, हर्षनजीत, राम बालक, करते रहो ये। देखो इसने लिखा है कि यदि पानी को बर्फ में परिवर्तित किया जाता है और 0 डिग्री पर बनाए रखा जाता है, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस एंड मेंटेन्ड एट 0 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। देखो अब बेटा आपने कहा इसने कि पानी को हमने क्या किया, हमें पता है कि बर्फ को अगर हम हीट देंगे तो बेटा वो क्या बन जाता है, 0 डिग्री के बर्फ को अगर हम हीट देंगे तो 0 डिग्री के पानी में बदल जाता है वो। लेकिन कह रहा है कि 0 डिग्री के पानी को हमने बर्फ में बदला, यानी कि 0 डिग्री के पानी से हमने हीट खींच ली होगी ना वापस। भाई बर्फ का पानी बनाने के लिए जितनी हीट दी होगी तो पानी से वापस बर्फ बनाने के लिए उतनी हीट वापस खींच लेंगे उससे। तो कह रहा है कि पानी से हमने बर्फ बनाया लेकिन टेम्परेचर 0 पर मेंटेन रखा, यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी तो बदल ही नहीं सकती। तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी घटेगी, ये बिल्कुल ही गलत हो गया। बहुत एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, भी गलत हो गया। बचाइए एक ऑप्शन है। भाई एक चीज बताओ, जब आप बर्फ से पानी बनाते हैं तो जो हीट देते हैं पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। तो बर्फ से पानी बनाया, जितनी हीट दी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगी। लेकिन जब पानी से वापस बर्फ बनाओगे उतनी हीट वापस खींच लोगे, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी थी उतनी घट जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। भाई ये कौन बच्चा है जो ये आंसर बता रहा है अभी भी? भाई मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, जैसे अवस्था जब बदलती है, बर्फ का पानी बने या पानी की भाप बने, तो मैंने कहा कि टेम्परेचर जब अवस्थाएं बदलती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और इस वाले क्वेश्चन में वो साफ साफ क्या कह रहा है आपसे, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया हमने पानी से बर्फ बनाई लेकिन टेम्परेचर मेंटेन रखा 0 पे। तो थोड़ा भी दिमाग लगाते, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करते कि टेम्परेचर आपने मेंटेन रखा है, टेम्परेचर मेंटेन रखा है कि टेम्परेचर ना बढ़ रहा ना घट रहा, काइनेटिक एनर्जी तो बदल नहीं सकती। काइनेटिक एनर्जी घट गई नहीं, ये तो बदल ही नहीं सकती। दोनों बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी नहीं। एक ही ऑप्शन बचता, अगर आप में थोड़ा भी दिमाग लगाते आप। देखो
काइनेटिक एनर्जी में चेंज तभी आ सकता है जब तापमान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तापमान घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। वो कह रहा है कि टेम्परेचर मेंटेन रखा जीरो पे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर मेंटेन्ड है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ेगी ना घटेगी। जिस ऑप्शन में कह रहा घट जाएगी, जिसमें कह रहा बढ़ जाएगी, सारा ऑप्शन गलत। और याद रखना, जब बर्फ का पानी बनाते हैं ना तो बर्फ को पिघाने के लिए हीट देनी पड़ती है, तो बर्फ का पानी बनाने के लिए जो हीट देंगे सारी सारी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। लेकिन जब पानी से वापस बर्फ बनाएंगे तो उतनी हीट खींचनी पड़ेगी, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो उतनी घट जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या बना? बी ऑप्शन। अरे कछु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं? ये बच्चे कह टाइम भूल गए थे, कुछ बच्चे देखो 8 बजे आ रहे हैं, जिनके दिमाग से निकल गया टाइम। हमने बताया था पिछली क्लास में भाई कि टाइम अगली क्लास में चेंज हो सकता है, या तो 7 से 7:30 से, वो फाइनली 7:15 पे जाके डिसाइड हुआ। तो जो बच्चे शुरू से क्लास देख रहे हैं 7:15 से, उन्हें यहां तक की बात समझ में आई है कि नहीं आई है, एक बार बताएंगे वो। हम्म 15 कह रहा है कि 0 डिग्री पर पानी की तुलना में 0 डिग्री पर करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, आगे समझ में? बहुत बड़ा कह रहा है कि 0 डिग्री पर पानी की तुलना में 0 डिग्री पर बर्फ प्रतीत होता है। ये कह रहा है 0 डिग्री का बर्फ, 0 डिग्री का पानी। तो कह रहा है 0 डिग्री का जो बर्फ है वो 0 डिग्री के पानी की अपेक्षा कैसा प्रतीत होगा, ये आपको बताना है। तो सब समझ में आएगा, चाहे क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो, कुछ भी हो, है ना? पानी की तुलना में 0 डिग्री का बर्फ प्रतीत होता है। मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था आज, और ये क्या हो गया, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था आज कि अगर मेरे पास 100 डिग्री का पानी हो और 100 डिग्री का भाप हो, 100 डिग्री की उबलता पानी है, 100 डिग्री की भाप है, तो हमने क्या पढ़ा था उस क्वेश्चन में? उससे अगर आप कंपेयर करें तो हमने पढ़ा था कि तो मेरे पास 100 डिग्री का उबलता पानी है और 100 डिग्री की भाप है, दोनों का तापमान ही 100 है, लेकिन ये भाप ज्यादा पेनफुल, ज्यादा कष्टदायक क्यों थी? क्योंकि भाप के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा एक्स्ट्रा थी। भाई 100 डिग्री का उबलता पानी है, उस उबलते पानी को आप हीट दोगे तो उस हीट को लेकर पानी भाप में बदल जाएगा, तो भाप ज्यादा पेनफुल थी इस लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा की वजह से। ऐसे यहां देखो, ये 0 डिग्री का बर्फ है, 0 डिग्री का पानी है, तो 0 डिग्री का पानी कैसे बना होगा? 0 डिग्री के बर्फ को जब आप हीट दोगे तो उस हीट को लेकर बर्फ पानी में बदलेगा ना, यानी पानी के पास तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्स्ट्रा है, इसके पास में ये वाष्पीकरण की गुप्त, ये इसके पास में संलयन की गुप्त ऊष्मा एक्स्ट्रा है। तो जो मेरे पास बर्फ से पानी है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने जो इसे दिया, जो मैंने इसे ग्रहण की गुप्त ऊष्मा दी, इसके पास एक्स्ट्रा है। तो जैसे 100 डिग्री के पानी, 100 डिग्री के भाप में भाप ज्यादा पेनफुल थी, कष्टदायक थी, ऐसे 0 डिग्री के बर्फ और 0 डिग्री के पानी में ये पानी जो है आपको ज्यादा गर्म महसूस होगा और ये बर्फ ठंडी इसके मुकाबले, कंपैरेटिवली बोल रहा हूं मैं। तो 0 डिग्री के बर्फ और 0 डिग्री के पानी में 0 डिग्री का बर्फ आपको ज्यादा ठंडा महसूस होगा 0 डिग्री के पानी के मुकाबले। तो हमारा आंसर बनेगा इस ऑप्शन का बी, जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, इसका आंसर बनेगा बी। ये आपको कंपैरिजन करना था उबलते पानी और भाप से, ठीक है? आई बात समझ में? तो हमने यहां पर कुछ बातें जो हैं आपके साथ डिस्कस की पहले कि भाई 0 डिग्री आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे इन कंपैरिजन विद वाटर वो कैसी महसूस होगी? कोल्ड महसूस होगी, ठीक है? कौन से बैच में हीट कंप्लीट हो गई? बच्चा कह रहा है कि हीट कंप्लीट हो गई है। ये कौन बच्चा कह रहा है? 7:15 से क्लास है भाई आज से। क्रॉस चेक भी किया था और पूछा भी था पिछली क्लास, लगा सकता हूँ। ये कैसे परिवार से होगा? कुछ भी लिख रहा है, बदतमीजी, गाली गलौज कर रहा है ना? और इसकी औकात 2 मिनट में से पता चल सकती है। बस ये है कि अब इसके इस तरफ हम गिरना नहीं चाहते, है ना? तो इसलिए बेटा लिमिट में रहा करो, जितनी औकात है ना उतना रहा करो, है ना? औकात से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तो बिना मतलब में फिर फालतू में कुछ सुन लेगा, फिर हाथ पैर जोड़ते फिरेगा, ठीक है?
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने क्रॉस चेक भी किया था और मैंने पूछा भी था। हम्म। एक सेकंड रुको। नहीं, आप इसे जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, हिट के, वो हम आपकी क्लास में उससे कम नहीं बनेगा। जो हमने पहले बताया है, विचार आपका व्यवहार आपको ही नहीं आपके खानदान को प्रदर्शित करता है। तो जब आप जो बदतमीजी करते हो ना, लोग आपके खानदान, आपके परिवार तक को जज कर लेते हैं कि कैसा ऐसे खानदान परिवार रहा होगा, मास्टर कोई गाली लिख रहा है कमेंट बॉक्स में। और मेरा आज मूड नहीं है, नहीं तो 2 मिनट में पहले तो मैं सब ब्लॉक करवाता, सारा का सारा इसका नंबर निकलवाता और उसे 2 मिनट में कल ठिकाने आ जाती है, अगर अभी स्क्रीन शॉट लेकर रख लूं मैं। लेकिन वो ये कि बिना मतलब में जैसे इसके हालात हैं, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसका क्या ही होगा, क्यों फालतू में से बहसबाजी की जाए। एक से एक आते हैं क्लास में। यहाँ कमेंट पढ़ने थोड़े ना रहे भाई, यहाँ पढ़ाने आ रहे हैं। कितने कमेंट पढ़ने आ रहे हैं तो स्पेशल है, कितने कमेंट पहले ध्यान देंगे। और तेरे बेटा नौकरी लग जाए कहीं तो मुझे बता देना, तेरी कहीं नहीं लगने वाली है। तो ऐसे धक्के खाते फिरेगा, ध्यान रखना, कुछ नहीं होना तेरा। जैसे तेरे हालात हैं, तो कोई फैक्ट्री वैक्ट्री में किसी कपड़े वाले की दुकान पे इधर उधर फिरेगा 10-12 हज़ार की नौकरी करते हुए, तेरा होना भी कुछ नहीं है। अब आ जाओ। अब इसमें एक बात और देखना ध्यान से कि हमने लेटेंट हीट तो पढ़ लिया, गुप्त उष्मा। अब इसमें थोड़ा सा जो मैंने आपको ये बताया, यहां बड़े ध्यान से देखना, ये जो सेंसिबल हीट है, संवेदनीय जो उष्मा है, तो संवेदनीय उष्मा मैंने कहा कि जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, संवेदनीय उष्मा जो है जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे। अब एक बार हम उस पर आते हैं। अच्छा, जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी, उसमें हम एक स्पेशल केस देखते हैं। देखो यहां बड़े ध्यान समझना। अब एक चीज लिखेंगे हम, स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा सेंसिबल हीट का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, ये सेंसिबल हीट का ही स्पेशल केस है। भाई सेंसिबल हीट क्या थी, जिसके देने से टेम्परेचर बढ़ जाए। अब मान लो कि मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, लेकिन केवल 1 यूनिट। मान लो कि मैं टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाह रहा हूं, कि 13.5 डिग्री से मान लो कि 14.5 डिग्री करना चाह रहा हूं। मैं केवल 1 डिग्री तापमान बढ़ाना चाह रहा हूं, और कितने मेटेरियल का, 1 यूनिट, यानी कि मान लो कि 1 किलोग्राम या 1 ग्राम का। तो मुझे 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना हो, या 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन ही बढ़ाना हो, तो उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट वो है जो टेम्परेचर बढ़ा देगी। ये भी सेंसिबल हीट ही है, ये भी टेम्परेचर बढ़ाएगी, पर टेम्परेचर केवल कितना बढ़ाएगी, 1 यूनिट, 1 डिग्री सेल्सियस। कितने मेटेरियल का, 1 यूनिट का, यानी कि 1 ग्राम का। तो 1 यूनिट मेटेरियल का तापमान 1 ही यूनिट बढ़ाने के लिए जितनी हीट हमें चाहिए होगी, उसे हम कहते हैं हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, अब जब समझोगे। पहले यहां पे हिंदी लिख देते हैं, फिर इंग्लिश में लिखेंगे। इस बार लिखेंगे एक इकाई यानी कि 1 यूनिट। 1 यूनिट में आप 1 ग्राम भी ले सकते हैं, किलोग्राम भी। 1 इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 इकाई बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कहलाती है। 1 इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 इकाई बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कहलाती है। लिखेंगे द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 यूनिट, द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 यूनिट ऑफ 1 यूनिट मास is called a specific heat capacity, is called
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अभी इसमें कुछ इतना खास समझ में नहीं आया, तो ध्यान समझना। देखो मैंने क्या कहा कि मुझे हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। अगर मुझे टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है, 1 यूनिट यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस मान लो, और कितने का, 1 यूनिट मास यानी कि 1 ग्राम का। तो 1 ग्राम का टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जितनी हीट चाहिए उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोबारा समझेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि तापमान बढ़ाने वाली हीट होती है सेंसिबल संवेदनीय उष्मा, यही संवेदनीय उष्मा, यही सेंसिबल हीट को आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कब कहोगे? अगर टेम्परेचर एक ही यूनिट बढ़ाना हो और मटेरियल भी एक ही यूनिट हो तब कहोगे। अच्छा दूसरी चीज लेंगे तो आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। अब यहां से आपको थोड़ा सा गेम आएगा समझ में, तो लिखेंगे यहां पे हम लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता। देखो बेटा स्पेसिफिक हीट को लिखता हूं सी से, वाटर के लिख रहा हूं मैं, नीचे वाटर लगा दिया। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहां समझने की कोशिश करना, अब आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता है, ठीक है मनीष जी, पूर्ण आशीर्वाद है, जाओ बेटा बढ़िया करके आओ। इसने कहा कि जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता, बेटा वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब पता क्या है? अगर मेरे पास में 1 ग्राम पानी हो, कितना, 1 ग्राम यानी कि 1 यूनिट, और 1 ग्राम पानी का तापमान अगर मुझे 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो यानी कि 1 यूनिट ही बढ़ाना है, तो 1 ग्राम पानी का तापमान अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो मुझे 1 कैलोरी हीट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 0.7 लिख देता तो इसका मतलब ये होता कि 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 0.7 कैलोरी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दूंगी किसी धातु के स्पेसिफिक हीट 0.5 है, तो इसका मतलब ये होता कि 1 ग्राम धातु का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 0.5 कैलोरी चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको क्या बताती है कि 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए? 1 कैलोरी की। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। पानी के लिए 1 है, किसी के लिए 0.5 हो सकती है, किसी के लिए 0.9 हो सकती है, किसी के लिए 0.2 हो सकती है। तो जब भी आप ये पढ़ो कि विशिष्ट उष्मा क्षमता, ये लिख दिया, और आगे इसका मात्रक से समझना कि मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास अगर 1 ग्राम किसकी स्पेसिफिक हीट है पानी की, अगर मेरे पास 1 ग्राम पानी हो और उसका तापमान 1 डिग्री बढ़ाना हो, 1 ग्राम पानी यानी कि 1 चम्मच के आसपास, तो 1 ग्राम पानी है कुछ 1 चम्मच के आसपास और उसका टेम्परेचर मुझे 1 ही डिग्री बढ़ाना है, तो 1 ग्राम पानी का तापमान अगर मुझे 1 ही डिग्री बढ़ाना हो तो जितनी हीट हम देंगे उसे हम कहेंगे वो हमारे पास होगी, देनी पड़ेगी 1 कैलोरी की। अब मुझे एक चीज देख के बताओ यहाँ पे कि जो पानी की मैंने स्पेसिफिक हीट लिखी है कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट चाहिए, तो पानी की जो स्पेसिफिक हीट है बहुत ही लो है कि बहुत ही हाई है? जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता आप बहुत ही लो बताएंगे या बहुत ही हाई बताएंगे, ये बताओ। कल की क्लास में मैं केवल आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, कल 1 सवा घंटा लगातार। कल की पूरी क्लास न्यूमेरिकल बेस्ड होगी, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट वगैरह पे। ये मैंने पहले जो है ना न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है वो एक बैच है हमारे पास है, इसमें असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर वालों का, उसमें हीट मैंने कराया था। पर मेरे पास जैसे मैं भी दिखाऊं आपको इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे जी आप और डिटेल में कराओ जैसे आप साइंस स्पेशल में कराते हो, तो इसलिए वो शायद मैं वहां पे मुझे वीडियो हटवानी थी, हटवानी में भूल गया मैं, और इससे मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे डिटेल में कराएंगे। वहां पे मैंने 5 चैप्टर 5 लेक्चर में कराया था, यहाँ पे 10-12 लेक्चर लगेंगे, है ना, तो वो थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से। देखो बेटा वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है बहुत ही हाई है, ये एक को देखकर बहकना नहीं है कि बस यहाँ पे 1 लिखा है। जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता बहुत ही हाई है, आपको सोचो मात्र 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है तो 1 कैलोरी हीट चाहिए। अगर 1 ग्राम की जगह 100 ग्राम पानी होता है 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और टेम्परेचर भी 1 डिग्री ना बढ़ा के 80 डिग्री बढ़ाना पड़ा तो 80 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता बहुत हाई है, मात्र 1 ग्राम पानी है 1 चम्मच के आसपास, और उसका तापमान भी केवल 1 ही डिग्री बढ़ाना है, तो 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कैलोरी चाहिए। अगर 1 ग्राम ना हो गया 1000 ग्राम हो गया, टेम्परेचर भी 90 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा तो बहुत ही ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता बहुत हाई होती है, पानी को गर्म करना आसान नहीं है। और जो चीज जितना ज्यादा देर से गर्म होती है ठंडी भी उतना ही देर में पड़ती है, तो पानी जल्दी गर्म नहीं होता तो ठंडा भी जल्दी नहीं होगा। इसलिए जो समुद्री क्षेत्र होते हैं ना, मुंबई में आप कभी जाना, दिन और रात में मौसम एक जैसा मिलेगा टेम्परेचर, क्योंकि समुद्र जल्दी गर्म नहीं होगा, पानी है ना जल्दी ठंडा होगा, ना दिन में बहुत गर्मी होगी ना रात में बहुत ठंड होगी। लेकिन आप रेगिस्तानों में जाना, जैसलमेर वगैरह में, दिन में बहुत भयंकर गर्मी, रात को ठंड पड़ेगी। वहां क्यों? रेत जल्दी गर्म होता है, ठंडा भी जल्दी पड़ता है। तो जो चीज जल्दी गर्म ठंडी भी जल्दी, जो देर में गर्म वो देर में ठंडी। तो जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता बहुत हाई होती है, इसलिए समुद्री क्षेत्र जो होते हैं वहां पे दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जैसलमेर में हो सकता है कि दिन में तापमान 45 हो और रात को हो सकता है कि 25 हो जाए, तो 20 का फर्क आ गया। समुद्री क्षेत्र में दिन में तापमान 26 तो रात को हो सकता है कि 23 हो, केवल 3 का ही फर्क आया, क्योंकि देर में जो चीजें गर्म होंगी ठंडी भी देर में ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम
कि जो वाटर जो है बेटा इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ही हाई होती है, इसीलिए अच्छा एक यहाँ पे लिख लेना 1 कैलोरी जो होता है वो लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए 1 कैलोरी, या जूल में क्या बोल सकते हैं 4.2, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे से 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए यानी कि इंक्रीज करने के लिए 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट चाहिए। तो इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे, हिंदी वाले भी। टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम वी रिक्वायर्ड 1 कैलोरी हीट। तो अब हिंदी इंग्लिश वाले दोनों समझ जाना इससे। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरी हीट चाहिए 1 कैलोरी। तो यहाँ देखो 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना तो 1 कैलोरी हीट चाहिए, और इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ही हाई होती है। इसलिए आप देखना ध्यान से कि आप मान लो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब गर्म पानी की सिकाई करो। डॉक्टर गर्म पानी से सिकाई करने के लिए आपसे बोल रहा है, तो गर्म पानी की जो सिकाई करनी होती है आपसे क्यों कहता है वो कि जो आप रबड़ के बैग में होते उसके अंदर गर्म पानी भरते हो, तो गर्म पानी की सिकाई करने के लिए इसलिए कह रहा है कि डॉक्टर को पता है कि पानी देर से गर्म होता है, ठंडा भी देर से होगा, तो जो पानी आपने इसके अंदर भरा है ना बहुत देर में ठंडा होगा, तो देर तक सिकाई कर सकते हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो हॉट वाटर बैग है उनमें पानी का यूज क्यों किया जाता है। हॉट वाटर बैग में पानी कम यूज करते हैं क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ही हाई होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वाटर इज यूज्ड इन हॉट water bags, water is used in hot water bags because specific heat capacity of water is very high। हिंदी में लिखेंगे तप्त जल के थैलों में जल का उपयोग किया जाता है, तप्त जल के थैलों में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता बहुत उच्च होती है। तप्त जल के थैलों में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता बहुत उच्च होती है। तप्त जल के थैलों में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता